A project has an expected NPV of 1,22,000। एक प्रोजेक्ट है, देखो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग में रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन आपके है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल बजटिंग में रिस्क मैनेजमेंट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से या बीटा से दो अलग अलग तरीकों से मेजर किया जाता है। प्रोजेक्ट है जिसका एक्सपेक्टेड एनपीवी 1,22,000 का है। इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो आपका 0.7377 है। रिस्क फ्री रेट आपका 8% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है उन्होंने, आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको डिस्गाइज करने के लिए क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी दे दी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको बस दो चीजें चाहिए, आपका एनपीवी आपको चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू एनपीवी मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन दोनों को अगर आप यूज करोगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1,22,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7377। सॉल्व करके देखिए आप कैलकुलेटर पे, यस बहुत बढ़िया, 90,000 आपका आंसर इस केस में आएगा, अराउंड 90,000, वो 8999 समथिंग आएगा। यस बिल्कुल, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट नेहा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 90,000। ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने साथ में उसके सॉल्यूशन भी अटैच किया, ठीक है, तो आपको है ना सॉल्यूशन नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्लीज कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा एंड सेशन को लाइक करना ना भूले। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। देखिए, टैक्समैन इज कंसिडरिंग टेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट यूजेस द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट। अब समझिए पहली बात तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच जो है ये एक रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कैश फ्लो ऑफ 57,500 फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये प्रोजेक्ट 57,500 जनरेट करेगा अगले 5 साल तक कंटिन्यूअसली। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर्स आर 0.9, 0.85, 0.75, 0.70 एंड 0.6। 5 सालों का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्वेश्चन ने दिया है। प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,50,000, 1,50,000 आपको बिजनेस में लगाना है। एंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, रिस्क फ्री रेट मार्केट में कितनी है, 7% है। प्रोजेक्ट की एनपीवी पूछिए आपसे, तो आपको रिस्क फैक्टर को, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर को एडजस्ट करते हुए फिर हमको क्या निकालनी है, फिर हमको निकालना है हमारा एनपीवी। तो देखिए आंसर आपका आएगा 33,603। सी आंसर आएगा। आएगा कैसे, हर साल 57,500 को आपको इस तरीके से अरेंज करना है। 57,500 को आपको ईयर 1 से ईयर 5 तक लिखना है और फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है इसको इसके सामने लिखना है। अब आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, 57,500 मल्टीप्लाई बाय सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जैसे मैं एक आपको सॉल्व करके बताता हूं, 57,500 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो आप, 51,750 आता है, 51,750 आता है। अब इसकी आप डिस्काउंटिंग कर दो 7% से, तो डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल टू 48,360.935 से मल्टीप्लाई कर दो आप। आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे आया सर, भाई ये तो क्वेश्चन में दिया था, ये कैसे आया वैल्यू, तो आप करके देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.07, इसको निकालने के लिए आप 1 डिवाइडेड बाय 1.07 कीजिए और पहले साल के लिए एक बार इक्वल टू दबाइए।
सो आपको 0.935 दिख जाएगा। एक और बार इक्वल टू दबाइए, फिर से इक्वल टू दबाइए तो 0.873 दिख जाएगा, फिर इक्वल टू दबाइए तो 0.816 आपको दिख जाएगा, फिर से इक्वल टू दबाइए 0.763 दिख जाएगा, फिर से इक्वल टू दबाइए 0.713 आपको दिख जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये करना है और इक्वल टू प्रेस करते जाना है आपको। पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए, फिर चौथे साल के लिए, फिर पांचवें साल। इनको आपस में सबको क्या करना है हमको, तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 183,603। एक 50 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 183,603 में से 1,50,000 को मैं जब माइनस करूंगा तो 33,603 मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और यही मेरा आंसर होगा सी। तो ये याद रखना, थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है पर ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल जब भी आएगा रिस्क मैनेजमेंट पर तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इसका वेटेज भी कम से कम 2 मार्क्स का होगा। ये आधे नंबर 1 नंबर में नहीं आएगा। आप लोगों के पैटर्न इस बार जेआईबी का जो पैटर्न था उससे अगर मैं कुछ शिक्षा लूं तो मुझे ये समझ में आया है कि आपके एग्जाम में अगर बड़ा न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसके मार्क्स भी ज्यादा रखेगा। 2 नंबर 3 नंबर तक भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन अगर वो थोड़ा सा अग्रेसिव पूछेंगे तो ये 4 नंबर तक भी आपसे अकेला न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, T Limited is considering an investment in one of the two mutually exclusive projects. So दो mutually exclusive projects है, उनमें T Limited पैसा लगाना चाह रहे हैं। Mutually exclusive project का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जिनमें से अगर आप एक को चुनोगे, अगर आप अल्फा को चुनोगे तो बीटा को नहीं चुन सकते, बीटा को चुनोगे तो अल्फा को नहीं चुन सकते। तो याद रखना, अगर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो दूसरे को नहीं कर पाओगे। ऐसे प्रोजेक्ट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बोला जाता है। द कंपनी इज कमिटेड टू मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने को लेके कमिटेड है। डिटेल्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट विच हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्क आर एज फॉलोज। तो उन्होंने आपको अल्फा और बीटा का डेटा दिया है। पेबैक 3 साल है अल्फा का, 4 साल है बीटा का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.5 है अल्फा का, 1.6 है बीटा का। आईआरआर 18% और 19% का है। एनपीवी 80 और 75 है। चलो एनपीवी अकेले को देखते हैं। अगर अकेले एनपीवी को देखेंगे तो अल्फा सेलेक्ट होता है, लेकिन और भी फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे। आईआरआर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, डिस्काउंटेड पेबैक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे और उसका रीजन क्या होगा? अल्फा बिकॉज इट हैज अ शॉर्टर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, प्रोजेक्ट अल्फा बिकॉज इट हैज अ हायर एनपीवी, प्रोजेक्ट बीटा because it has the higher profitability index, project beta because it has a higher IRR. So अब आप समझिएगा हमसे क्या कहा है, कंपनी को वेल्थ मैक्सिमाइज करनी। तो जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम सोचेंगे तो हमको जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा किसके फेवर में? अल्फा के फेवर में। और अल्फा का जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, रिकवरी ऑफ अमाउंट जो है वो जल्दी हो रही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर इस केस में बनेगा। ए इज द मोर एप्रोप्रिएटली करेक्ट आंसर। सर एनपीवी के बेसिस पे अल्फा को क्यों नहीं चुना? क्योंकि एनपीवी अल्फा की भले ही ज्यादा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बीटा का ज्यादा है। तो जो एनपीवी का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहां पे आउटफ्लो ऑफ द बीटा इज कंपैरेटिवली लो। बीटा में पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है आपको, तो वहां पे एनपीवी से डिसीजन नहीं हो सकता। गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि बी भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक दे दिया क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बीटा का ज्यादा है, इसीलिए आप एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ डिसीजन पेबैक के बेसिस पर होगा।
तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कंपनी बाइज अ मशीन ऑफ ₹10,000। कंपनी ने एक मशीन खरीदी है कितने की? 10,000 की। एंड सेल्स इट फॉर ₹2,000, और इसको कितने रुपए के लिए बेच दिया? 2,000 रुपए के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर थर्ड, रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन को यूज में लेने का खर्चा है पहले साल 3,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 7,000। इफ अ सीरीज ऑफ मशीन्स आर ब्रॉट, run and solved on an infinite cycle of replacement, आप क्या करते हो? मशीनें लाते हो, 3 साल के लिए यूज करते हो, बेच देते हो। what is the equivalent annual cost of the machine if the discounting rate is 10%? तो मशीन कॉस्ट आपसे इन्होंने यहाँ पे पूछा है। बड़ा क्वेश्चन है वीरेंद्र जी, बड़े क्वेश्चन में पीपीटी में आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं उसको रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंदी है और मैंने साथ में उसके सोल्यूशन भी आपको देने की कोशिश की है। दैट इज द रीजन वो आपको थोड़ा सा लग सकता है फॉन्ट साइज छोटा, बाकी क्वेश्चनों में नहीं रहेगा, कुछ लेंदी क्वेश्चंस में आपको ऐसा फील हो सकता है। देखिए, सो 0 ईयर पर आप 10,000 का आउटफ्लो करेंगे, फिर 3,000, 5,000 और 7,000, ये आपको, ये भी आउटफ्लो है, खर्चा हो रहा है ना रन करने का। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सब कुछ कॉस्ट दिया है, इनकम नहीं दिया है। आखिरी ईयर में 7,000 का आप आउटफ्लो करेंगे रनिंग एक्सपेंडिचर, लेकिन 2,000 में मशीन बेचेंगे भी से, तो एक्चुअल आउटफ्लो जो है वो कितना है? सिर्फ 5,000। ये फैक्टर कैसे आया? 0 ईयर का फैक्टर हमेशा 1 होता है, बाकी 10% का रेट है, आप कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करोगे और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो 909 आ जाएगा, दोबारा इक्वल टू दबाओगे तो 826 आ जाएगा, तीसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो 751 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे तो टोटल में आपको पता लगेगा कि ये मशीन पे आपका नेट खर्चा हुआ है 20,612। सो दैट 20,612 रुपए जो आपका खर्चा हुआ है, ये हमने इक्वल टू दबा के निकाल दिया। 20,612 रुपए जो आपका खर्चा हुआ है, इस 20,612 के खर्चे को हमको यूज करना पड़ेगा अगली कैलकुलेशन के लिए। अब आप कैलकुलेटर पे कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू दबाइए, फिर उसके बाद m प्लस दबा दीजिए, एक और बार इक्वल टू दबाइए, फिर से m प्लस दबा दीजिए, एक और बार इक्वल टू दबाइए और फिर से m प्लस दबा दीजिए। 3 साल हो गए, अब आप MRC का बटन दबा दीजिए कैलकुलेटर पर। सो आपको मिलेगा 2.48, 2.48 आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय सॉरी 20,612 डिवाइडेड बाय 2.48, सो अराउंड 8388 लगभग आपका आंसर आएगा इंटू डिवाइडेड बाय 2.48। सो 2.48 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो करीब करीब 8311। देखो ये राउंडिंग ऑफ का इंपैक्ट है, तो 8 नियरेस्ट क्या है? 8288। जब हम, अगर आप सिर्फ इनको जोड़ोगे, चलिए करके देख लेते हैं, आप सिर्फ 909, 826 और 751 को जोड़िए, 09.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 2.845 आएगा। राउंडिंग ऑफ की वजह से ये डिफरेंस आता है। जब इससे आप मल्टीप्लाई, इससे आप डिवाइड करोगे 20,612 डिवाइडेड बाय 2.485, तो करीब
8,294, तो लगभग 6 रुपए का गैप आ रहा है। बी आपका आंसर इस केस में बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो याद रखिएगा। जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी वो 8288 आएगी, एवरेज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। एक और न्यूमेरिकल है, लेंदी है, देखो न्यूमेरिकल्स में है, करने पड़ेंगे, आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक प्रोजेक्ट है जिसका कैश फ्लो 34,444, 39,877, 25,000, 52,800, 1 से 4 साल तक के लिए ये कमाया है आप। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 34,444, 39,877, 25,000 एंड 52,800 आपने ये इनफ्लो कमाया है। ये कमाने के लिए 1,04,000 रुपए आपने लगाए थे। इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू आईआरआर? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। जो कैश फ्लो दिया था हमने लिख लिया। आईआरआर निकालने का तरीका हमको पता है। आईआरआर ट्रायल एंड एरर से निकलता है, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर मैंने 12% पे ट्रायल करके देखा और मैंने 17% पे डिस्काउंटिंग करके देखी, दोनों ही लेवल पे। जब 12% पे किया 1,13,000 समथिंग आया, 17 पे किया तो 1,02,000 समथिंग आया। मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,04,000। तो मुझे दो ऐसी रेट से डिस्काउंटिंग करनी है ट्रायल एंड एरर के लिए। एक में तो मेरा आंसर 1,04,000 से बड़ा आना चाहिए और एक में मेरा आंसर 1,04,000 से छोटा आना चाहिए। सो 12 और 17%। अब 12 और 17% की डिस्काउंटिंग वैल्यू में से 1,04,000 को माइनस किया तो 9,921 तो 12% वाली रेट पे बचा और 1,605 17% वाली रेट पर बचा। अब आईआरआर निकालने के लिए इंटरपोलेशन लगाना पड़ता है और इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो बड़ा लेंदी सा दिखने वाला फॉर्मूला है, पर अगर ये टेबल आपने बना ली तो ये ऊपर का पोर्शन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। देखो 12% लोअर रेट थी, लोअर रेट की प्रेजेंट वैल्यू में से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 9921। 9921 मैंने यहां लिख दिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हायर रेट को माइनस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 1,13,921 माइनस 1,02,395। इनका डिफरेंस जब निकालोगे तो यही आएगा 11,526। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 17 और 12 में कितना डिफरेंस है? 17 और 12 में 5 का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 5 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 4.3 तो यह आता है आपका 16.30%। अब इस आंसर को ऑप्शंस के बेसिस पे रन करेंगे। आईआरआर लेस देन 10% बिल्कुल गलत है, 16.3% है तो बड़ा आईआरआर। 10% से ज्यादा है लेकिन 14% से कम है, ये भी गलत है। 14% से ज्यादा है लेकिन 18% के बीच में है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 16.3% इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल है। मुझे पता है आज का यूट्यूब सेशन आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, लगना भी चाहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो आपको खुश करने के लिए मैं आसान आसान क्वेश्चन ला सकता था पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं। चलिए कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर मैं आपको वापस न्यूमेरिकल पे लाऊंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो ए आपका आंसर होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑड वन।
इनमें से हमको ऑड वन कैलकुलेट करना है, मतलब जो इनसे मैच नहीं खाता। बताइए इनमें से क्या है जो मैच नहीं खाता। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, ये भी रिस्क एनालिसिस का एक मेथड है, इसका हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। एक्सपेक्टेड एनपीवी, ये भी एक रिस्क एनालिसिस का मेथड है जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। क्या यूज होता है इसमें? यूज प्रोबेबिलिटी। सिमुलेशन, अगेन रिस्क एनालिसिस का एक टेक्निक है। एआरआर, ये नहीं है। एआरआर रिस्क एनालिसिस का टेक्निक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक है। कैपिटल बजटिंग में नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। इसीलिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा? डी। नेहा जी कोशिश बढ़िया है लेकिन डी आंसर आएगा। ठीक है, एआरआर आंसर आएगा। एक और कर लेते हैं। अगेन सेंसिटिविटी एनालिसिस अलग से हाईलाइटेड टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का एडवांटेज इनमें से क्या है? It compels the decision maker to identify the variable which affect the cash flow forecast. This helps him in understanding the investment project in totality. B पढ़ते हैं. It indicates the critical variable for which additional information may be obtained that the decision maker can consider actions. मे भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा क्योंकि there's a raining, heavy rain here in my area. So it indicates the critical variable for which additional information may be obtained. The decision maker can consider action that may help in strengthening the weak spot in the project. Then it helps to expose inappropriate forecast and thus guides the decision maker to concentrate on relevant variables and all of the other. तो आप समझिए सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं टू डिसाइड एंड डिजाइन द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर इन द डिसीजन मेकिंग, कि मेरी सेल्स पे किसका इम्पैक्ट है, बाकी चीजों पे किसका इम्पैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी होगा। ये हर चीज में मदद करता है, वेरिएबल स्टडी में भी मदद करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जनरेट करने में भी मदद करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के वीक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन में भी ये मदद करता है। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इन्हें कंसीडर करना है आपको। रिस्क एनालिसिस गिव्स मैनेजमेंट बेटर इंफॉर्मेशन about the possible outcomes that may occur so that the management can use their judgment and experience to accept the investment or reject it. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। In relation to capital budgeting, sensitivity analysis deals with considerations of the sensitivity of the NPV to different variables contributing to NPV. तो sensitivity में हम NPV में contribute करने वाले different different variables की sensitivity towards the NPV को analyze करते हैं। दोनों statement absolutely correct है, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें भी? D is the correct answer. ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, और डिसीजन मेकिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है सीवीपी एनालिसिस। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड के इस सेशन में। आई बिलीव कि आप लोग किसी न किसी बैच में हमारे में ऑलरेडी हैं, अगर नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करते वक्त एक कोड आप ज़रूर यूज़ करें, आसान कोड है, छोटा कोड है, मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकता है। चलिए, सेशन से आप जैसे ही जुड़े सेशन को लाइक ज़रूर कर लें, और बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस इज कॉल्ड, ब्रेक इवन एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है? सो ब्रेक इवन एनालिसिस को बिजनेस एनालिसिस, यूनिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, नन ऑफ दी अदर। जितने भी साथी साथ में जुड़े हैं एक बार बताएं, कोई भी आपका जो भी वाइल्ड गैस हो। anything anything you would like to answer in that particular question? चलिए देखिए, जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस का दूसरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस इसको बोलते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक इवन कैपेसिटी किसको बोलते हैं? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे आप कैपेसिटी इवैल्यूएट कर रहे हो। यस सिद्धार्थ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज ब्रेक इवन कैपेसिटी? यस, व्हाट इज ब्रेक इवन कैपेसिटी? ब्रेक इवन कैपेसिटी हम किसको बोलेंगे? तो ब्रेक इवन की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होती है देखिएगा। अगर मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट, अब मुझे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना होता है